नमस्कार दोस्तों। जब आप एग्जामिनेशन कोई देते हैं तो क्या आपको सारे स्टेटमेंट्स ठीक से रिकॉल हो जाते हैं? क्या आप सारे फैक्ट्स जितने आपने पढ़े हैं आपको रिकॉल हो पाते हैं? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यही लगभग सिचुएशन बनेगी कि आपको कुछ चीजें याद होंगी, कुछ चीजें आप रिकॉल कर में स्ट्रगल कर रहे होंगे। हम आपको इस सेशन के माध्यम से एक छोटा सा हिंट देना चाहेंगे कि आखिर रिकॉल वैल्यू कैसे बढ़ाया जाए। आप जब पढ़ाई करें तो अपने रिकॉल फैक्टर को मजबूत करें साथ साथ में। हम आपका एक छोटा सा एक सेशन ले रहे हैं जिसमें हम आपको आइडिया देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप इसमें कमेंट करते करते बताइएगा। हम हर एक मुद्दे पर कुछ आपको हिंट्स देंगे कि जब मैं पढ़ूं तो इसमें क्या क्या मेरा दिमाग चल सकता था। मैं क्या एक दो चीज पढ़ने के बाद ही इसका आंसर समझ चुका हूं? अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं 1 2 3 चीज के बाद ही इसका आंसर समझ सकता हूं या हिंट मिलते ही मैं समझ जा रहा हूं, तो सर आपकी तैयारी ठीक है। नहीं तो 1 2 बार रिवीजन और करना पड़ेगा। हम चालू करते सेशन को, आप शायद समझेंगे। हमारा पहला जो मुद्दा है वो ये है, आपको दिख रहा होगा। अगर हम आपसे पूछें कि एक ऐसी चीज है जो कि फिलहाल बहुत न्यूज में चल रही है और ये एक ऐसा शायद एक्ट है या कोई ऐसा यहां पर एक आर्टिकल इन्वॉल्व है जिसको हम लोगों ने सेक्शन 93 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। अब यहां पे हर लोगों का रिकॉल तो वैसा है नहीं कि भाई सेक्शन 93 मुझे याद नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहां पर रिपोर्ट ऑफ गवर्नर या फिर अगर रिपोर्ट ऑफ गवर्नर ना हो या फिर आर्टिकल 365 के दरमियान एक्शन हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है। अब आपके दिमाग में ट्रिगर गया होगा कि जरूर ये आर्टिकल 356 की ही बातें चल रही होंगी। अब आपके दिमाग में आइडिया आने लगे कि आर्टिकल 356 की बात चल रही है। पर अभी और सुनिए कि जब मैं आर्टिकल 356 पढ़ रहा था तो क्या मैंने देखा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया हुआ है? ये हमारे खुद के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया हुआ है। और दूसरा, क्या मैंने देखा कि रिपोर्ट ऑफ गवर्नर अगर ना भी हो तो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है? आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल इन्वोक किया जा सकता है। तीसरा हिंट हम आपको देते हैं, देखिएगा। अगर प्रेसिडेंट रूल तक आप पहुंच चुके हैं तो हो सकता है कि आप यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहां पर हाईकोर्ट के पावर के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल के दौरान। अब आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि हम हाईकोर्ट के पावर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम ऐसा कोई भी लॉ, ऑर्डिनेंस या एक्ट बदलाव नहीं कर सकते जहां हाईकोर्ट के पोजीशन को जरा सा भी हम छोटा करें। खैर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फैक्चुअल पार्ट है कि आपको याद आ रहा है कि जितना हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? जरा कमेंट करिएगा तो, कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है ये? आपने कमेंट कर दिया होगा, हम आपको बता दें ये पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए ये बहुत छोटी चीज है पर एग्जामिनेशन में रिकॉल करने में शायद बहुत मुश्किल लग सकती है। पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की, जहां पे आपको 3 आर्टिकल का सामना करना पड़ता है, 352, 356 और 360। अब एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण फैक्चुअल पार्ट है यहां पर कि आर्टिकल 356, जैसे कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, तो कितना मैक्सिमम पीरियड के लिए लग सकता है? अब यहां पे कुछ लोग परेशान हो सकते हैं कि हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 3 साल, हो सकता है इटर्निटी। याद रखिएगा, ये आपका 3 साल के लिए ही मैक्सिमम लग सकता है। और यहां पर एक अमेंडमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। 3 साल का मैक्सिमम क्लॉज तो आपको याद हो गया, पर यहां पर भी एक अमेंडमेंट है, वो हम अभी आपको बताएंगे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का। जी हाँ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 की इस चीज को बदलती है और बोलती है कि आप 3 साल तक मैक्सिमम लगा सकते हैं, पर आप 1 साल के बाद अगर लगाना चाहते हैं तो आपको 2 राइडर को फुलफिल करना होगा। पहला राइडर तो यह है कि हो सकता है नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में घोषित की जा चुकी हो, या फिर उस राज्य में या उस राज्य के किसी पार्ट में अगर नेशनल इमरजेंसी है तो आप 1 साल के बियॉन्ड भी प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सर्टिफाई कर दे कि हम इलेक्शन नहीं कंडक्ट कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल ही चलता रहेगा। ये 2 राइडर जोड़े गए थे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, और उसके तहत अगर आप देखें तो 3 साल का मैक्सिमम अवधि है, उसके बाद तो आप लगा ही नहीं सकते, पर 1 साल के बाद भी आपको अगर लगाना है तो 2 राइडर्स को फुलफिल करना होता है। इनमें से कोई भी एक आप फुलफिल कर सकते हैं। खैर, अब इसका मैक्सिमम 3 साल तो हो गया, पर क्या मैं इसको एक बार में अप्रूव कर दूंगा 1 साल 2 साल के लिए? नहीं।
हर 6 महीने का डोसेज दिया जाता है। 6-6 महीने का अप्रूवल होगा, जो कहां से अप्रूव होगा? बार-बार आपको जाना होगा पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के लिए। जी हां, यहां अप्रूवल पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा इसको अप्रूव करती है। पर एक चीज और याद रखिएगा कि अगर यहां पर लोकसभा भंग कर दी गई है और राज्यसभा ने अप्रूवल नहीं दिया है, तो ये अपनी अवधि के हिसाब से खत्म हो जाएगा अगर इसका अप्रूवल नहीं हुआ तो। पर अगर लोकसभा वापस से गठित होती है, तो उसके पहले पहले राज्यसभा ने इसको अप्रूव कर दिया होना चाहिए था और लोकसभा के गठित होने के 30 दिन के भीतर, फर्स्ट मीटिंग से 30 दिन के भीतर आपको इसको अप्रूव करना होगा, अदरवाइज ये प्रेसिडेंट रूल नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। और जब आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया तो आपको पहले इंस्टेंस में 2 महीने मिलते हैं। 2 महीने के भीतर भीतर आपको अप्रूवल लेना होता है। खैर, अब इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या पावर फेडरलिज्म का कैसे बदलता है, इस पे सवाल बनता है। अब देखते हैं रिकॉल आप कितना कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कर दिया जाता है या फिर उसको बस सस्पेंडेड रखा जाता है? आपको क्या लगता है? रिकॉल वैल्यू मेरा ये होना चाहिए कि जब प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो प्रेसिडेंट के पास पावर चला गया एडमिनिस्ट्रेशन का, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां क्या करेगा? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो डिसॉल्व करना ही करना है। बड़ी बात बनती है कि क्या आप पूरे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करते हैं या फिर आप उसको सस्पेंशन में रख सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप? तो आपके रिकॉल वैल्यू में यह भी ऐड होना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट रूल कहीं पर लगाया जाता है तो या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो सकती है या फिर वो सस्पेंडेड हो सकती है। इसका मतलब है जैसे ही प्रेसिडेंट रूल हटेगा, वापस से वही लेजिस्लेटिव असेंबली सामने आ जाएगी और हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वापस से एक नया चुना जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आपको नॉर्मली ऐसे ही याद रखनी होंगी। ये रिकॉल फैक्टर का है। अच्छा, अब एक कहानी ये करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का सारा पावर तो अपने ऊपर ले लिया प्रेसिडेंट एंड वाया द गवर्नर ऑफ चीफ सेक्रेटरी, वो रूल कर सकते हैं। पर लेजिस्लेशन का पावर किसके पास है? लेजिस्लेशन का पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। लेजिस्लेशन का पावर मतलब स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेशन होगा, वो पावर पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट अगर चाहे तो स्टेट बिल पास कर सकती है, मनी बिल पास कर सकती है स्टेट का, और साथ ही में वो डेलीगेट कर सकती है पावर कि आप कोई और को दे दीजिए। प्रेसिडेंट को दे सकती है, किसी और को भी दे सकती है। तो ये पावर है। अब यहां पर एक रिकॉल फैक्टर और बताइएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे कौन से इंस्टेंसेस है जहां पर सेंटर स्टेट लिस्ट में भी लेजिस्लेशन कर सकती है। नीचे कमेंट करके बताइएगा ऐसे कौन से इंस्टेंसेस हैं। देखिए, रिकॉल वैल्यूज हैं ये सब। आप एक से कड़ी जोड़ते चले जाएंगे तो आपके दिमाग की जो ये नसें हैं इस चीजों को पकड़ लेंगी और ये वहां पर जो बैठेंगे एग्जाम में जाकर, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, बहुत कुछ पढ़ता है, ये तब बेहतर काम करेगा। खैर, हम आपसे एक चीज यहां और पूछ लें। प्रेसिडेंट रूल क्या सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू है? याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हम आपको बता दें। एसआर बोम्मई केस है 1994 का, जिसके हिसाब से प्रेसिडेंट रूल को सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू रखा गया है। और पहली बार इसका इस्तेमाल कब किया गया था? ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है, चूंकि आजकल यूपीएससी फैक्ट्स पे भी जा रहा है, तो याद रखिएगा 1951 पहली बार ये पंजाब में यूज हुआ था। और वो राज्य जहां पे अभी तक ये सबसे ज्यादा बार लगाया जा चुका है वो है मणिपुर। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत दिख सकते हैं आपको। खैर, एक आखिरी रिकॉल फैक्टर है यहां पर जो हम चाहते हैं कि आप रिकॉल करने की कोशिश करें। अगर किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है तो इसका क्या मतलब है? वहां फंडामेंटल राइट्स लोगों की क्या इफेक्टेड होंगी? याद रखिएगा, अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो देश में लगती है, तो फंडामेंटल राइट्स जो कि आपके संविधान द्वारा गारंटीड है वो इंपैक्ट हो सकता है। पर प्रेसिडेंट रूल में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है आपके फंडामेंटल राइट्स पे। हमने भी किया क्या है, हमने उन रिकॉल फैक्टर्स को याद रखने की कोशिश की है जहां क्वेश्चन बन सकते हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऐसे ही इन चीजों को याद रखेंगे। ये तो एक हिंट था, हम आपके लिए और भी लेकर आए हिंट। चलिए, हम आपके सामने दूसरा करते हैं। हम आपके सामने कुछ तथ्य रखेंगे, आपको सोचना है कि क्या वाकई में मैंने सोचा ये। न्यूज में हाईकोर्ट जजेस के ऊपर बहुत बातें चली, न्यूज में पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेकर बहुत बातें चली। ये तक कहा गया कि पेंडेंसी ऑफ केसेस, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो उसके शीर्ष पे
सुप्रीम कोर्ट है जहां पे लगभग 60,000 केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में लगभग 6 लाख केसेस पेंडिंग है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग 4 से 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। पेंडेंसी को हटाना है, जजेस कम है, तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का कुछ अभी न्यूज चल रहा था। अब सुनिएगा, मैं किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को वापस से नौकरी दे रहा हूं, तो क्या मैं किस टॉपिक में जाने की कोशिश कर रहा हूं? आप देखिए, जब पढ़ें तो आप ऐसे दिमाग लगाएं कि अरे मैं रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को वापस से नौकरी दे रहा हूं। अच्छा, अब वो नौकरी में चले गए, इसका नाम आपको समझ में आ गया कि मैं किस टर्म की बात कर रहा हूं? दूसरा, क्या इनके पास सेम पावर होगा जो किसी एक ऑलरेडी सिटिंग जज के पास है? अगर मैं बोलूं हां, इनके पास भी सेम पावर होगा तभी मैंने उनको वहां बैठाया है, तो सेम पावर भी है सिटिंग जज जैसा, और मैं रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को लेकर आ रहा हूं, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं? दिमाग में बत्ती जली? मैं एडहॉक जजेस को लेकर आ रहा हूं। अब आप सोचेंगे सर एडहॉक जजेस कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या हमारे संविधान में? हम आपको बता दें, हमारे पास आर्टिकल है 224 ए, जो कि 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 से लाया गया था, और इसके तहत आप एडहॉक जजेस की नियुक्ति देख सकते हैं। पर आप सुनिएगा, इस पूरे आर्टिकल में क्या लिखा है? चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के दो लोगों से पहले कंसेंट लेंगे। एक तो प्रेसिडेंट से लेंगे क्योंकि यहां नियुक्ति की बात है, दूसरा वो कंसेंट उस रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से भी लेंगे कि मैं आपको वापस से नियुक्त करना चाहता हूं, क्या आप अपना कंसेंट देते हैं? अगर वहां कंसेंट मिलता है तो गो थ्रू मिलता है। इसके बाद एक प्रोसेस है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के द्वारा इसको बताया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, उसके तहत ये काम किया जाता है। मतलब इस नाम को जो भी है, ये इस नाम को भेजा जाएगा, ये नाम गवर्नर, सीएम, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, पीएमओ, प्रेसिडेंट, इस फॉलो में जाएगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन भी किया जाएगा। ये ऑलरेडी जज रह चुके हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस को आप बाईपास कर सकते हैं। अब हम अगर आपसे यहां से पूछें कि जो व्यक्ति जो एडहॉक जज पे आ रहा है, ये क्या सारे केसेस सुन सकता है? अब देखिए, मेरा रिकॉल फैक्टर कहां है, मैं इन चीज को मिस कर सकता हूं। भाई मेरे दिमाग में तो सेम पावर है, तो क्या ये सारे केसेस को सुन सकता है? याद रखिएगा, ये सिर्फ निपटारा करने आए हैं क्रिमिनल केसेस का, और वो भी क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे अंडर ट्रायल्स की जो नंबर है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उसके निपटारे के लिए लोग आए हैं। खैर, क्या आप इनको अकेले बैठने दे सकते हैं हाईकोर्ट में एक ऑर्डर के लिए? नहीं, इनको हमेशा एक बेंच में बैठना है, और उस बेंच में एक हमेशा सिटिंग जज होगा हाई कोर्ट का। तो पावर भले ही बोलकर इक्वल कर दी गई हो, पर मैंने ऐसे प्रावधान लगा दिए जहां पर आप अकेले काम नहीं कर सकते। और सुनिएगा, मैं एडहॉक जजेस को कितने नियुक्त कर सकता हूं? कभी आपने सोचा इसके ऊपर? याद रखिएगा, 10% से ज्यादा उस हाईकोर्ट की जो स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा कभी भी आपके एडहॉक जजेस नहीं हो सकते। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर पावर तो बराबर हो गया, तो क्या सैलरी, पेंशन, अलाउंस, घर, गाड़ी, बंगला सब क्या बराबर होगा? याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑर्डर यह तय करता है कि आपका कितना अलाउंस और सैलरी होगा एडहॉक जज का। पेंशन यहां पर बराबर नहीं है, पेंशन की बात नहीं की गई, क्योंकि पेंशन ऑलरेडी उसको पहले से ही मिल रही होगी। यहां पेंशन की बात नहीं की जाती, और प्रेसिडेंट ऑर्डर में कोशिश की जाती है कि नॉर्मली ये हाईकोर्ट जज के बराबर ही सैलरी और अलाउंस रखें। अब हमें नहीं पता कि आप में से कितने लोगों का दिमाग यहां तक चला, पर हम आपसे यहां पर एक ऐसा सवाल पूछने वाले जहां पर आपकी गाड़ी रुक सकती है। आप नीचे हमें एक कमेंट करके बताइएगा कि हाईकोर्ट जजेस जो ऑलरेडी सर्विस में है, सिटिंग जज है, उनका जो सैलरी है वो किस फंड से आता है? क्या वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है? आप कमेंट करके बताएं। अगर आप इतना कमेंट करके हमें बता देते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आप हम मानेंगे कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये बता देंगे तो तुरंत दूसरा बताइएगा कि पेंशन हाईकोर्ट जजेस की कहां से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से? देखते हैं आप लोग क्या कमेंट करते हैं। हम इसका 1 मिनट में जवाब देंगे, पर आप पहले कमेंट करें नीचे। हम आपको बता दें कि आर्टिकल 127 भी आपको समझना चाहिए। जैसे एडहॉक जज हाईकोर्ट में है, वैसे ही हाई कोर्ट में तो है, सुप्रीम कोर्ट में भी एडहॉक जजेस हो सकते हैं, और उसके लिए आर्टिकल 127 है। हमें उम्मीद है आप में से बहुत लोगों ने इसको नहीं देखा होगा, क्योंकि आप रिकॉल वैल्यू पे नहीं जा रहे, आप बस पढ़कर निकल जा रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी एडहॉक जजेस को ला सकता हूं, पर यहां पर एडहॉक जजेस तब आते हैं जब किसी
क्वोरम की कमी लगे, क्वोरम मतलब कि मैं केस को सुनना चाहता हूं, मेरे पास सफिशिएंट जजेस नहीं है, तो मैं किसी हाई कोर्ट के जज को नियुक्त कर सकता हूं सुप्रीम कोर्ट का जज। ऑफ कोर्स मैं वहां के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से डिस्कस करूंगा और मैं कर सकता हूं ये काम। आर्टिकल 127 आपने देखा, आर्टिकल 224 ए आपने देखा। अब रिकॉल वैल्यू अपनी बनाइए। सैलरी हमने आपसे पूछा, आपको बता दें सैलरी जो होती है हाई कोर्ट जजेस की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे होती हैं, और जो पेंशन आती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। अब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो सैलरी और अलाउंस आप एडहॉक जज को देने वाले हैं हाई कोर्ट में, वो पैसा कहां से आएगा? आप नीचे कमेंट करके अब ये बताएं। सब अलग अलग कंप्लेन इसको लिखिएगा, नीचे बताइएगा कमेंट करके। चूंकि ये रिकॉल वैल्यू की बात है, हम देखना चाहते हैं। रिकॉल वैल्यू में हम ये भी चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि लोक प्रहरी केस 2021 का जो है, उसने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी कि आप एडहॉक जजेस को कब नियुक्त करेंगे, किस सर्कमस्टांसेस में नियुक्त करेंगे। इसका एक सर्कमस्टांस था कि अगर आपके हाईकोर्ट की वैकेंसी 20% से ज्यादा हो चुकी है ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ, तो ही आप नियुक्त करेंगे, जिसको फिलहाल हमारे सीजीआई साहब ने इसको हटा दिया है। इसको बोल दिया कि अगर 10% से भी ज्यादा है तो आप कर सकते हैं नियुक्त। बाकी क्या कंडीशन है रिकॉल वैल्यू में, आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम देखते हैं आप कितना रिकॉल कर सकते हैं। कैसा लगा आपको? आप पढ़ते हैं सर बहुत कुछ, पर क्या आप यूपीएससी के हिसाब से रिकॉल वैल्यू बना रहे हैं अपने दिमाग में? अगर आपके ताने बाने जुड़ रहे हैं, आप जब पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग कहीं और से भी कोई चीज को रिकलेक्ट कर रहा है, हमें वही डेवलप करना है। चलिए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल था, हम आपके लिए एक आसान चीज लेकर आते हैं। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में लगभग हमेशा सुनते रहते हैं, और एक क्लैश भी चलता रहता है कि स्टेट में लेजिस्लेचर भी है, सीएम भी हैं और एग्जीक्यूटिव भी बहुत लोग हैं, तो एक क्लैश है। हम अभी आपको पूरा चीज नहीं खुल के बता रहे। सवाल यह है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को लेजिस्लेचर रोल देता है स्टेट में। चलिए, अगर हम इसको खुल के बोलें तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नर को लेजिस्लेटिव पावर दे रहा है कि वो बिल को एक्ट बना सकता है? ऐसा कौन सा वो आर्टिकल है? और अगर वो आर्टिकल आपके दिमाग में आ रहा है तो नीचे कमेंट करिए। कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। अब जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके दिमाग में आया होगा आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 वो है जो गवर्नर को ये पावर दे रहा है कि आप लेजिस्लेचर रोल में आ जाओ। आपके पास ये पावर है कि आप किसी बिल को एसेंट दे दो, एसेंट ना दो। तीसरा, आप इसको वापस से भेज दो रिकंसिडरेशन के लिए। हां, यहां एक शर्त होती है कि ये मनी बिल ना हो। और एक और पावर है, गवर्नर के पास ये भी पावर है कि ये इस बिल को रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए। पर रुकिएगा रुकिएगा, क्या सारे बिल्स को रिजर्व कर सकता है गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए? क्या यहां पे कोई गाइडलाइन नहीं है? हम आपको बता दें, प्रेसिडेंट का वैसे तो डिस्क्रिशन है कि वो किसको रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, पर कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पे मैंडेटरी है कि अगर वो चीजें हैं उस बिल में, स्टेट के बिल में, तो गवर्नर को मजबूरन मैंडेटरीली रिजर्व करना है बिल प्रेसिडेंट के लिए। अब क्या वो रिकॉल फैक्टर्स हैं, याद करिए, वो कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं? क्या वो कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हो सकता है या कोर्ट की अथॉरिटी के ऊपर हो सकता है? क्या ये प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकता है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को लेकर हो सकता है? आप सोचकर नीचे कमेंट करिए कि ऐसी वो क्या चीजें हो सकती है जहां पर गवर्नर बाध्य है कि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके बिल को रिजर्व कर ले प्रेसिडेंट के लिए, अगर ये चीजें हैं तो। वैसे उसका डिस्क्रिशन है, पर यहां पर वो बंद जाता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि गवर्नर ने कोई काम किया चालू, गवर्नर एक बिल लेकर बैठे हैं, तो क्या एक टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? जी नहीं, ये बहुत सरल हो गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि आप कितने समय में उसको एसेंट दें या उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजें, ऐसा कोई टाइम नहीं है। ये नो टाइम लिमिट इज गिवन। हम आपको तुरंत लेकर चलना चाहेंगे आर्टिकल 200, आपने देखा, हम आपको लेकर चलना चाहेंगे आर्टिकल 201 में, और हम आपसे चाहेंगे कि आप यहां दिमाग लगाएं कि आर्टिकल 201 में क्या हो रहा है। गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व रखा है। अब इसका एक बात तो तय हो चुका है, अब कभी भी ये बिल पास होगा तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो प्रेसिडेंट एसेंट दे दें, या प्रेसिडेंट बोले कि नहीं हमें पसंद नहीं है बिल, आई विल नॉट गिव द एसेंट, विड्रॉ कर ले एसेंट। या तीसरा, रिकंसिडरेशन के लिए भेज ले, हाँ मनी बिल नहीं होना चाहिए।
तो अगर इन तीनों में से कुछ भी हुआ और मान लीजिए वापस से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने गवर्नर को भेजा ये बिल, तो क्या गवर्नर अब कुछ भी कर सकते हैं? जी नहीं। वंस द प्रेसिडेंट होल्ड्स द बिल अंडर हिज एम्बिट, उसके बाद गवर्नर का कोई रोल नहीं है। अब ये बिल तभी पास होगा जब प्रेसिडेंट एसेंट दे दे तो। और आप वापस से बिल अगर भेज दिए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि ये बिल पास हो। इसका मतलब एब्सोल्यूट वीटो है प्रेसिडेंट के पास ऑन द स्टेट बिल्स। रिकॉल वैल्यूज हैं ये सब। अब हम आपसे एक छोटा सा रिकॉल वैल्यू पूछना चाहेंगे। एक मनी बिल है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, क्या उसको प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रिजर्व रखा जा सकता है? देखते हैं आप लोग नीचे क्या कमेंट करेंगे और हम उसी पे जवाब देंगे आपको। देखते हैं आप लोग किस हिसाब से पढ़ाई करके रिकॉल वैल्यू अपना अच्छा बना रहे हैं। एक छोटा सा आपके साथ हम और करते हैं, एक छोटा सा एक टेस्ट और करते हैं, देखते हैं। पढ़ाई आप सब करते हैं, किताबें कागज आप सबके साथ होते हैं, पर उसमें आप कितना अंदर जाके पढ़ रहे हैं वो चेक करना चाहते हैं। अच्छा सोचिएगा, हम एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की समय बात कर रहे हैं जिसका कोई भी क्वालिफिकेशन हमारे संविधान में नहीं लिखा है। सोचिएगा, ये संवैधानिक पोस्ट है, बावजूद इसके संविधान में इसका कोई भी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। क्या समझ में आ रहा है कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए, कौन हो सकता है? रिकॉल करिए, रिकॉल करिए, कौन हो सकता है? चलिए, आपने रिकॉल किया, नीचे कमेंट करिए। अच्छा, अब दूसरा चीज सुनिएगा, संविधान ने ना इनका टर्म ऑफ द मेंबर्स क्या होगा ये भी स्पेसिफाई नहीं किया। इनके मेंबर्स क्या टर्म के लिए आ रहे हैं ये भी संविधान में नहीं लिखा है, और ना ही लिखा है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और आपको बता दें कि अगर ये उस पोजीशन से हट भी जाएं तो हमारा संविधान इनको बार नहीं करता है, ये सरकारी किसी और चीज में भी जा सकते हैं। ऐसा कौन सा पोजीशन है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हो सकता है इलेक्शन की आप बात कर रहे हो। इलेक्शन कमिश्नर्स की बात चल रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात चल रही है। कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है, टर्म्स ऑफ द मेंबर्स प्रिस्क्राइब नहीं है, और रिटायरमेंट के बाद में भी हो सकता है व्यक्ति को कोई अधिकारी पोस्ट मिल जाए। अच्छा, अब एक रिकॉल वैल्यू है यहां पर, किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है हमारा? इलेक्शंस, पार्ट 15 में, पार्ट 15 में मौजूद है। अब जो इलेक्शन कमिश्नर्स 2 हो गए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, 3 हो गए टोटल, क्या ये अनंत काल तक चलेंगे? क्या ये पहले से ही थे? नहीं। पहले 1 मेंबर बॉडी था, फिर 3 मेंबर बॉडी बना, फिर 1 मेंबर बॉडी बना, फिर 3 मेंबर बॉडी बना। इसको कौन बदल रहा है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो टाइम टू टाइम फिक्स करेंगे नंबर ऑफ पीपल। अब हम आपको छोटी सी चीजें और बता दें, इनका टेन्योर होता है 6 साल का या 65 साल की उम्र तक। और आपको बता दें, इनका जो सैलरी है, अलाउंस है, सर्विस कंडीशन है, वो अब बराबर होगा कैबिनेट सेक्रेटरी के, ना कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिकॉल वैल्यू में आपकी मदद कर सकती है। तो जब आप पढ़ें, आप अपने दिमाग को चलाएं कि कहां यूपीएससी आपको चाहेगा रिकॉल करवाना, आप कहां अटक सकते हैं। अगर आप इन चीजों पे फोकस करेंगे तो आपको शायद बहुत अच्छी तैयारी में अपने आप को आनंद आने लगेगा। अभी फिलहाल इतना ही, पर हम आपसे जरूर और चीजें को डिस्कस करने के लिए लाएंगे, पर हम आपसे तभी लेकर आएंगे जब आपको लगता है कि हाँ, मैं और चीजों में भी जाऊं और आपको हम ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें रिकॉल वैल्यू के साथ दें। आप नीचे कमेंट करेंगे, अगर आप बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आई श्योरली ब्रिंग अदर थिंग्स ऑल्सो हियर, बट उसके लिए हमें आपकी रुचि चाहिए होगी। अगर आपको पसंद है जरूर बताइएगा। साथ ही में हम आपको बता दें, हमारे कुछ ऑफर्स चल रहे हैं। फ्लैट 55% ऑफ चल रहा है अभी हमारे कोर्सेज पे। आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। आरंभ है, प्रारंभ है, शिखर है, आगाज है और इग्नाइट बैच है। सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। साथ ही में आपको ये भी हम बता दें कि हमारा एक आरंभ इवेंट हो रहा है 1 मार्च को, उसको जरूर देखिएगा। बहुत चीजें हो सकता है आपके लिए भी हो और आपके आसपास भी आप शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज चंद्रमौली साइनिंग ऑफ। जय हिंद।